व्हाट्स अप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में, जो कि काफी जरूरी है जब से कोविड-19 का कहर ऑल ओवर वर्ल्ड पे बरस रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हो सकती है कोविड-19 के साथ में लड़ने में। तो पहले एक इंपॉर्टेंट डे जानेंगे, फिर आगे क्विज देखेंगे और फिर आगे न्यूज देखेंगे और इसी तरीके से हमारा पैटर्न चलने वाला है। आज का वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा जो कि ये देखेगा कि आज का लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में। तो पूरा वीक है यहां पर ये एक तरीके से इम्यूनिटी क्या होती है। अगर कोई बीमारी आप लोगों को होती है तो आप लोगों की जो बॉडी है कितने लंबे समय तक उस बीमारी के साथ में लड़ पा रही है बिना कोई दवाई लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की बॉडी जो है बिना दवाई के ही उस बीमारी को हरा देती है। अगर आप लोगों की बॉडी उस बीमारी को बिना दवाई के नहीं हरा पा रही तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का इम्यून सिस्टम जो है उस बीमारी के सामने घुटने टेक चुका है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है ये अप्रैल के लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके कि इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो देखिए, अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप लोगों को एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छा खासा पानी पीना पड़ेगा, वाटर यानी कि एक्सरसाइज आप लोगों को करनी पड़ेगी, एक अच्छी खासी नींद आप लोगों को लेनी पड़ेगी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। कई बार जिस हमारा लाइफ स्टाइल जो हो जाता है जैसा हमारा, उसके चलते भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यहां पर अब की बार की जो थीम है यहां पर इसके काफी इंपॉर्टेंस आप लोग दे सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, यानी कि जो दवाइयां हैं वो सबके लिए काम करती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोगों का इम्यून सिस्टम बेकार हो जाता है तो फिर दवाइयां ही काम आती है। तो इसलिए यहां पर ये अब की बार की थीम भी रखी गई है। अगर बात करें WHO के हिसाब से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्थ के बारे में बात करती है, तो इसके द्वारा 25 डिफरेंट जो इन्फेक्शियस जो डिजीज हैं जो यहां पर हमारी बॉडी में आप लोगों को देखने को मिलती हैं, फिर जो उनके एजेंट हैं जो डिजीज हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो ये काम किया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन के थ्रू। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन है यहां पर, इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे पब्लिक कैंपेन चलाए जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो 8 ऐसे ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक कैंपेन कौन चलाती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्लोबल पब्लिक कैंपेन है यहां पर वर्ल्ड, आज के डेट में ग्लोबल पब्लिक कैंपेन जो है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो है कौन यहाँ पर एक तरीके से इनको ऑर्गेनाइज कराती है? तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये जब यहाँ पर ये मंथ आता है, मैं आप लोगों को हमेशा इनके बारे में बताता हूँ जिस भी महीने में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को ये बताना है कि ये कब कब सेलिब्रेट किए जाते हैं। जाकर देखिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में तो अभी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में। तो ये सारे आप लोगों को बताना है किस किस दिन में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। बल्कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे एक के बारे में, तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा भी यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में। आइए आज का क्विज देख लेते हैं, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा और फिर देखते हैं कितना कुछ आप लोगों को याद है जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में। तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि बेसिकली हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री में मच्छर जनित बीमारी ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब की बार की थीम क्या थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। UNCTAD, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसके द्वारा बोला गया कि 1 ट्रिलियन जो USD डॉलर है यहाँ पर, वो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर डेट यानी कि उधारी चढ़ने वाली है कोविड-19 के चलते। तो इसके बारे में बात की गई थी, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर जो कंट्री है वो गरीब होने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, या फिर मिनिस्ट्री भी आप लोग बोल सकते हैं। जैसे ये डिपार्टमेंट पता चलेगा मिनिस्ट्री का भी आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर मोबाइल वीरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी, जिसको MVRLD बोला गया है। मोबाइल मतलब घूमने वाली, तो वीरोलॉजी यहाँ पर एक तरीके से जो वायरस के ऊपर स्टडी करती है, और डायग्नोसिस लेबोरेटरी के बारे में बात की जा रही है, तो DRDO के द्वारा यहाँ पर डेवलप की गई है। तो किसके साथ मिलकर यहाँ पर डेवलप की गई? DRDO के द्वारा।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का वर्ल्ड में, तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ये आप लोगों को बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसको IIFT आप लोग बोलते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है ये आप लोगों को बताना है। कोविड-19 के चलते यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ई ग्राम स्वराज्य एप्लीकेशन और 2 पोर्टल यहां पर अभी जो यहां पर किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं ताकि गांव का डेवलपमेंट किया जा सके, और ये लॉन्च जो किए गए 24 अप्रैल को लॉन्च किए गए, क्योंकि आप लोगों को पता है 24 अप्रैल जो है यहाँ पर पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में। 24 अप्रैल के दिन ही हमारी कंट्री में जो पंचायत है, ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी आप लोग बोल सकते हैं, आई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये आप लोग को बताना है। मैं आप लोगों को अभी आंसर बताऊंगा, मैच कीजिएगा बिना ऑप्शन के। अगर आंसर देना एक बार को सीख लिया तो एग्जाम में तो फिर भी 4 ऑप्शन रहते हैं आप लोगों के सामने, तुरंत आप लोग उसको एक बार एकदम आंसर दोगे अगर बिना ऑप्शन के आंसर देना सीख लिया। डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है इनसे, या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आइए एक एक कर आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है 25 अप्रैल को यहां पर वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर डे पढ़ाया था उसमें जो कई सारे डे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो एक का तो आंसर आप लोगों को मैंने दे दिया, वर्ल्ड मलेरिया डे। बाकी आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, खासकर अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि अब की बार कोविड-19 के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी न्यूज में है, तो इसके द्वारा जो भी कंपेन, जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब की बार की जो थीम है यहाँ पर इसकी है, यह जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जीरो मलेरिया के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, जिसके द्वारा बोला गया कि जो आज के दिन में जो डेवलपिंग कंट्री है, इनके जो अभी आगे की ओर बढ़ रही है कंट्री, वो उधारी में पड़ जाएंगी कोविड-19 के चलते। 1 ट्रिलियन जो यूएसए के डॉलर हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इंडायरेक्ट में बोलूं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आप लोग को देखने को मिलेगा। मोबाइल वीरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी, जिसको MVRDL आप लोग बोलते हैं, ये DRDO के द्वारा डेवलप की गई है इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल हैदराबाद के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची, शाही लीची का नाम आप लोगों ने सुना, जो कि बिहार में, जिसको JEE टैग का भी दर्जा दिया गया। तो चाइना जो है यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लीची का, ठीक है। तो याद रखना, रिसेंटली अभी न्यूज में भी थी, इसकी वजह से कई सारे बच्चों की भी जान गई थी, आप लोगों को मैंने उस टाइम पर पढ़ाया भी था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ओके, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है यहाँ पर न्यूट्रिशन रिच फूड कोविड-19 के पेशेंट के लिए, ताकि उनको बीमारी न लगे और उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाया जा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और 2 पोर्टल, और ताकि जो विलेज है, इनके गांव है, उनका डेवलपमेंट किया जा सके हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, इनके संविधान में संशोधन करके पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था। याद रखना, ये 1992 में कार्यक्रम किया गया था, पर लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। तो इसलिए 24 अप्रैल जो है हम लोग पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, काफी ज्यादा न्यूज में है। रीजन यही है सीधा सीधा कि हमारी कंट्री में आज के डेट में सब चीजें बंद पड़ी हैं, पर लेकिन फिर भी गांव ओपन है, क्योंकि आज की डेट में अगर गांव बंद कर दिए तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके चलते ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर नजर डालते हैं। आप लोगों को पता है कंट्री में लॉकडाउन चला है, पर फिर भी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। तो रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जिनका नाम था संजय कोठारी, उनको यहां पर ओथ दिलाई गई है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग CVC बोलते हैं। तो यहां पर किसके द्वारा ओथ दिलाई जाती है? यहां पर तो प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दिलाई गई है राष्ट्रपति भवन में। देख सकते हैं दोनों के द्वारा यहां पर जो अच्छे से जो भी काम किए जा सकते हैं, एक तरीके से यहाँ पर भी इनके द्वारा भी एक तरीके से पूरी प्रोटेक्शन ली गई है इसको कोविड-19 से बचने के लिए। तो यहाँ पर नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ओथ दिलाई गई है यहाँ पर जो कोठारी साहब को, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पहले यहाँ पर ये सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के लिए और 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इनको अपॉइंट किया गया CVC। फरवरी में अपॉइंट किया गया था, ओथ नहीं दिलाई गई थी, तो अब ओथ दिलाई जा रही है। CVC जो है हमारी कंट्री में ये करप्शन में इन्वेस्टिगेट करती है कि कोई ऑफिशियल जो है करप्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में ध्यान रखती है। इसके बारे में डिटेल
में समझ लेते हैं, न्यूज में है और इस टाइम पर ओथ दिलाई गई है, तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हैं, ये क्रिएट तो की गई थी 1964 में, पर लेकिन जब 1964 में इसको क्रिएट किया गया तो यहां पर ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जिसको लॉ के द्वारा पास किया जाता है पार्लियामेंट में, तो वो बॉडी नहीं थी। फिर बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, पर लेकिन जो रिकमेंड किया गया था कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए, तो के सतनाम कमेटी है, यहां पर इनका नाम याद रखिएगा, जिनके द्वारा यहां पर बोला गया था कि हमारी कंट्री में सीवीसी होना चाहिए ताकि प्रिवेंशन यानी कि रोका जा सके करप्शन, जो भी करप्शन होता है सोसाइटी में उसको रोका जा सके, तो इनकी रिकमेंडेशन पर यहां पर यह बनाया गया। अगर बात करें यहां पर नित्तूर श्रीनिवास राय, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनको एनएसआर भी आप लोग बोल सकते हैं, जिनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट सीवीसी हमारी कंट्री में। क्योंकि आप लोगों से दो ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, एक तो प्रेजेंट में कौन सीवीसी है हमारी कंट्री में, और एक पूछा जाएगा कि फर्स्ट सीवीसी कौन था। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो अभी जो यहां अपॉइंट किए जा रहे हैं इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी रिसेंटली किसको सीवीसी अपॉइंट किया गया, तो संजय कोठारी साहब। और पहले सीवीसी कौन है यहां पर जो हमारी कंट्री में सबसे पहले सीवीसी, तो है यहां पर नित्तूर श्रीनिवास राव। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात करें यहां पर इस पर्टिकुलर ऑफिस के बारे में, तो सीवीसी यहां पर 3 मेंबर का ऑफिस है यहां पर, जिसको आप लोग यहां पर एक तो चेयरपर्सन हो गए और दूसरे यहां पर 2 विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए एक पर्सन, दूसरे हो गए यहां पर विजिलेंस कमिश्नर जो कि मेंबर हो गए यहां पर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जो है यहां पर ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पर लेकिन क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट कर देते हैं, कोई और पिक्चर में नहीं आता है? आता है बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक कमेटी को चेयर करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन रहते हैं, होम मिनिस्टर मेंबर रहते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर इन द हाउस ऑफ पीपल ये भी यहां पर मेंबर रहते हैं। तो ये 3 मेंबर की बॉडी होती है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए और लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। ये तीनों मिलकर यहां पर अपॉइंट करते हैं जब पर्टिकुलर सीवीसी के बारे में बात आती है, तो रिकमेंड करते हैं बेसिकली और अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें रिमूवल की, तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं यहां पर, जैसे कि मिसबिहेव हुआ या फिर इनकैपेसिटी हुई, तो ये कैसे पता चलेगा? जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस देंगे, चेक करेंगे इसके बारे में, तो तब यहां पर सीवीसी की पोस्ट से यहां पर इनको हटाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटी में जाकर सीवीसी वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि काफी कुछ डिटेल में वहां पर डिस्कस किया गया है। जब भी कोई ऐसी चीजें न्यूज में होती है तो आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के बनते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। आज की डेट में हमारी कंट्री के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका नाम है शरद ए बोबडे साहब। तो शरद ए बोबडे साहब के द्वारा काफी अच्छी बात यहां पर बोली गई है। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसको यहां पर जो टैकल किया जाएगा वो यहां पर टैकल किया जाएगा एग्जीक्यूटिव के द्वारा। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी कंट्री में जो एक तरीके से काम करने वाली बॉडी है, 3 तरीके की बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाने का काम करती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के अंदर। दूसरी होती है यहां पर जुडिशरी जो कि जस्टिस का काम करती है और ये देखती है जो इनके द्वारा लॉ बनाए गए हैं क्या वो संविधान के हिसाब से हैं। और तीसरी होती है उनको इंप्लीमेंट करने वाली, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव का ही यहां पर काम है, इसमें जुडिशरी और लेजिस्लेटिव कुछ नहीं कर सकती हैं। एग्जीक्यूटिव को यहां पर पूरा अपना काम करना पड़ेगा प्रॉपर वे में टैकल करने के लिए। तो इनके द्वारा यहां पर यह बोला गया कि एक तरीके से कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को हर टाइम डिक्टेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को बोले तुम ये करो तुम वो करो, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जाएगा तो फिर क्या गवर्नमेंट रह जाएगी। तो यहां पर आज के में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं अगर देखा जाए कोविड-19 के साथ में लड़ने में। पर लेकिन आज के डेट में भी जो केसेस हैं वो बढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के जो बिहेवियर हैं वो थोड़े से अभी अप टू द मार्क नहीं है। जहां पर भी जरा से भी रियायत मिलती है तुरंत हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जुडिशरी यहां पर बेसिकली ये देखेगी रूल ऑफ लॉ तो है या फिर ये भी यहां पर एक तरीके से इसका हनन हो रहा है। तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ही देखेगी यहां पर, उसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये जो बात इनके द्वारा बोली गई है, ये एक तरीके से इनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया ऑनलाइन द हिंदू ग्रुप को, तो उसके चलते यहां पर ये सामने बात निकल कर आई। ठीक है, कई बार ये बोलते हैं जुडिशरी कुछ नहीं कर रही है, जुडिशरी फ्री बैठी है, तो दिस इज नॉट द वर्क फॉर जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी के स्पेयर का वर्क नहीं है, यहां पर काम करेगी एग्जीक्यूटिव। तो इसलिए यहां पर अगर बार बार जुडिशरी बोलेगी तो फिर ये बोलने लगते हैं कि एग्जीक्यूटिव कुछ कर ही नहीं रही है, जुडिशरी करती रहती है, जबकि जुडिशरी एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये सही चीज नहीं है, गवर्नमेंट को ही करना चाहिए क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होती है। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एनजीटी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी और वैसे आप लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान रखकर चलती है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मैटर या फिर इन्वायरमेंट पर कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर अभी एनजीटी के द्वारा क्या बोला गया क्यों न्यूज में, तो इसके द्वारा बोला गया कि जो यहां पर आज की डेट में कोविड-19 के साथ में जो फाइट की जा रही है तो उसकी वजह से जो भी चीजें हैं, जैसे कि आज के डेट में यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डायरेक्ट किया गया कि मॉनिटर करे ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग फैसिलिटी, स्टोरेज और डिस्पोज जो भी वेस्ट निकल कर आ रहा है कोविड-19 के चलते। आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पर आप लोगों को ग्लव्स वगैरह
या फिर ये हैंड सैनिटाइजर की बोतल वगैरह, ये सारे मास्क वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ओपन में ही पड़ी हुई हैं। ये बोला जा रहा है यहाँ पर एनजीटी के द्वारा, अगर इनको प्रॉपर वे में हैंडल नहीं किया गया तो ये एक नई थ्रेट क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि जानवरों में ये चीजें फैलनी स्टार्ट हो जाए, तो फिर क्या किया जाएगा? तो इसको हैंडल करना है प्रॉपर वे में, ताकि और ज्यादा प्रॉब्लम निकल कर न आए। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये बेसिकली सजेशन दिया गया है और ये जरूरी भी है। अगर बात करूं एनजीटी के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में हमारी कंट्री में ये बॉडी बनाई गई थी एक एक्ट के द्वारा। तो एक्ट के द्वारा बनाई गई तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास कर ये बनाई गई है। सॉरी। अगर बात करें इसके बारे में तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से इंस्पिरेशन जो लेकर आती है हमारी कंट्री में, तो आर्टिकल 21 आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 21 जो है पार्ट 3 में हमारे संविधान में आता है, जो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करती है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग जीवित रहेंगे? तो इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए आर्टिकल 21 आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी कंट्री में बनाई गई, और इसी के साथ में इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर बात करें इसकी जो मेन ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है, बाकी और कई जगह इसकी ब्रांच है ट्रिब्यूनल की, जैसे कि भोपाल हो गया, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कहां से इसको निकाल कर लाया गया? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां से इसको निकाल के लाया गया। हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में तीसरी कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में जहां पर इस तरीके की बॉडी है। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि हाँ हमारी कंट्री में भी काफी ज्यादा फोकस दिया जाता है इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या काम चल रहा है, क्योंकि बेसिकली फंडा ये होता है कि किस तरीके से अगर इन्वायरमेंट के बारे में बात की है तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। जो यहाँ पर ये बॉडी काम करती है, यहाँ पर अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करती है, यानी कि जो हमारी कंट्री में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है हमारी कंट्री में ये 1908 का है, जिसमें बेसिकली आप लोगों को प्रॉपर सारी चीजें लानी पड़ेगी। कोर्ट का जो बेसिकली काम चलता है, अगर उस तरीके से काम करेंगे तो यहाँ पर भी लेट हो जाएगा। तो ये नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करते हैं। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? एक तो आप लोगों को बिना सामने वाले को अगर गुनहगार आप लोग मान रहे हो तो उसको सुने बिना आप लोग सजा नहीं सुना सकते। ठीक है, दूसरी बात बोली जाती है अपने ही आप लोग केस में खुद जज नहीं हो सकते, यानी कि तुमने ही तो यहां पर घरगदे किए और तुम ही खुद जज बनकर बैठ गए। तो ये सारी चीजें रोकने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो एनजीटी के बारे में ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा डेवलप किया गया है। यहां पर बात की जा रही है प्रकृति के बारे में, PRACRITI। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा डेवलप किया गया, क्या मतलब है, क्यों डेवलप किया गया। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। रिसर्चर फ्रॉम IIT दिल्ली यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है वेब बेस्ड डैशबोर्ड, जो कि यहां पर प्रेडिक्ट करेगा कोविड-19 के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है जैसे मौसम कैसा रहने वाला है उसका प्रेडिक्शन किया जाता है, मानसून कैसे रहने वाला है उसका प्रेडिक्शन किया जाता है, एक तरीके से हिंदी में बोलो तो भविष्यवाणी की जाती है। इसी के चलते कोविड-19 के बारे में बताया जाएगा कि कहां कहां पर कैसे केस हो सकते हैं, उसका असेसमेंट किया जाएगा। तो इसका नाम रखा गया यहां पर प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है, या फिर डायरेक्ट बोल देंगे कि ये क्या है। तो प्रेडिक्शन यानी कि प्रेडिक्ट करना, असेसमेंट करना कि कहां कहां तक चीजें हो रही हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं, और ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो रहा है। तो इसके बारे में यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज जो प्रेडिक्शन यहां पर किया जाएगा। और यहां पर बेसिकली जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है यहां पर उसको आर नोट रखा गया है। आर नोट नंबर जो है यहां पर ये बताएगा बेसिकली जो पीपल हैं जो वायरस स्प्रेड कर रहे हैं फ्रॉम सिंगल इन्फेक्शन, यानी कि कोई सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो चीजें बढ़नी स्टार्ट हुई है, यानी कि बिल्कुल जीरो से यहां पर इसके बारे में बताएगा। आर नोट वैल्यू एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए अवेलेबल होगी यहां पर, और जो डेटा लेगा ये कहां से लेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग NDMA बोलते हैं, उससे डेटा लेगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां से डेटा इकट्ठा करके ये अपना प्रेडिक्शन मैप यहां पर तैयार करेगा पूरी कंट्री का। ठीक है, कौन करे, किसके द्वारा डेवलप किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर हबल टेलीस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसकी टेलीस्कोप है। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में इसरो है, यूएसए के अंदर नासा है, तो नासा के द्वारा यहां पर ये टेलीस्कोप लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इसको 30 साल यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी ये लॉन्गेस्ट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं लिविंग स्पेस टेलीस्कोप है वर्ल्ड में। इसके द्वारा कई सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि आज के डेट में जो ऑल ओवर वर्ल्ड को गाइड करती हैं। हबल टेलीस्कोप जो है ये एक तरीके से ऑब्जर्वेटरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो नासा के द्वारा लॉन्च की गई थी। दूसरा क्वेश्चन जो कि पास्ट में पूछा जा चुका है, किसके साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो उसके साथ में मिलकर यहां पर लॉन्च किया गया था, यानी कि ईएसए के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। कई सारे इंपॉर्टेंट रोल इसके द्वारा प्ले किए गए हैं कि कैसे कैसे जो हमारी गैलेक्सी है वो कैसे एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। आज की डेट में किस तरीके से यहां पर कई सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के बारे में इसके द्वारा दी गई है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से यहां पर ये न्यूज में रही है, तो इसलिए इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बने तो आप लोग इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी कंट्री में ये निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर की साइड से। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये यहां पर आज की डेट में नरेंद्र सिंह तोमर जी के अंडर में है और इनके द्वारा अभी यहां पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई स्टेट में जो रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए। देखिए आज के डेट में आप लोगों को पता है कि गांव की कंडीशन कैसी हो चुकी है। जिस तरीके से गांव में जो प्रोडक्शन तो हो रहा है पर लेकिन उनकी सप्लाई नहीं की जा रही है प्रॉपर वे में, तो इसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी तो सारी चीजें बढ़ेंगी, तो इसके चलते कई सारे एरिया पर ध्यान देने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो महात्मा गांधी रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको MGREG आप लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बोला गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और तीसरा बोला गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इन सब पर फोकस देने की बात की जा रही है और इनको ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये प्रोवाइड कराई जाएंगी ढंग से, इनके ऊपर फोकस दिया जाएगा तो सिचुएशन आगे अच्छी होती नजर आएगी। तो इनको और अच्छे से आगे चलकर लेकर चलने की बात की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो सारे स्टेप उठा रही है जितने उठाने चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट का अप्रिसिएशन बनता है। तो सबसे पहले जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर 3 तरीके के कलर जोन हमारी कंट्री में डिवाइड किए गए पूरी कंट्री को, यानी कि कोविड-19 के चलते 3 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। और यहां पर ये है बेसिकली रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये यहां पर जोन डिवाइड किए गए हमारी कंट्री में। ये किस तरीके से यहां पर कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए देखा जाएगा। मतलब क्या इसका मतलब ये है, यहां पर इनके बेस पर देखेंगे कंट्री कैसे कैसे डिवाइड है। ग्रीन जोन जो है यहां पर नो न्यू केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर लास्ट 28 डेज में कोई भी केस देखने को नहीं मिलता है तो उसको आप लोग ग्रीन जोन की कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि ग्रीन जोन वो होगा जहां पर 28 दिन में लास्ट कोई केस नहीं निकल के आया है। ऑरेंज जोन जो है यहां पर कोई फ्यू केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और रेड जोन जो है यहां पर लार्ज केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो सजेस्ट करेगी सबसे पहले अगर ओपन करना है कंट्री का तो ग्रीन जोन ओपन किया जाएगा, ग्रीन जोन ओपन किया जाएगा। पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है ग्रीन जोन में भी आप लोगों को एसिम्प्टोमिक यहां पर जैसे सिम्टम्स नहीं होते तो यहां पर एसिम्प्टोमिक केस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जिनमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोग यहां पर कोविड-19 के शिकार होते हुए आप लोगों को नजर आ सकते हैं। तो उनके ऊपर अलग से फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है ताकि जोन ओपन करने के बाद भी कोई बीमारी यहां पर न फैले। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये है जो कि हमारी कंट्री में अब की बार में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है, टोटल जो भी एक्सपोर्ट हमारी कंट्री का होता है उसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कहीं का है वो दवाइयों का हुआ है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री से बहुत सारी दवाई एक्सपोर्ट की गई है, यूएसए ने मांगी, ब्राजील ने मांगी और कई सारे कार्टून भी बने, मोदी जी जो है वो संजीवनी लेकर जा रहे हैं पहाड़ उठाकर पूरा, तो वो सारी चीजें देखने को मिली। तो इसी के चलते जो दवाइयां हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो यहां पर एक तरीके से जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उनको कांग्रेचुलेशन दिया गया हमारी कंट्री के मिनिस्टर के द्वारा। फर्स्ट टाइम अब तक की यहां पर हिस्ट्री अगर देखोगे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। तो अप्रैल से लेकर अगर जनवरी 2020 तक आप लोग बात करेंगे यहां पर काफी ज्यादा ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिल रही है। 2.6 लाख करोड़ यहां पर रुपये का एक्सपोर्ट किया गया जो कि 35% है टोटल एक्सपोर्ट का। और रीजन ये है कोविड-19 ने बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर किया है, हमारी कंट्री हब बन गई यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर फील्ड की, तो इसलिए काफी लार्ज स्केल पर यहां पर काम किया गया है। ये न्यूज थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है और एक तरीके से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा। हमारी कंट्री में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई बीमारी हुई, कोई क्या जैसे उसको कोविड-19 की बीमारी हुई, अब वो कोविड-19 की बीमारी के साथ में लड़कर आज के दिन में ठीक हो चुका है।
अब यहां पर अगर वो ठीक हो चुका है तो उसको एक तरीके से पासपोर्ट दिया जा रहा है, इम्यूनिटी पासपोर्ट जिसको बोला जा रहा है। इम्यूनिटी पासपोर्ट का मतलब ये कि ये पर्सन जो है यहां से ठीक होकर आ चुका है, अब यहां पर इसके कोई चांस नहीं है यहां पर कि इस पर्सन को फिर से बीमारी लगेगी, ठीक है, जबकि ऐसे कोई एविडेंस है भी नहीं है। तो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट आप लोग दे रहे हो ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप लोग यहां पर इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं दे सकते। आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये पर्सन जो है इसने एंटीबॉडी अपनी बॉडी में यहां पर एक तरीके से जो डेवलप कर ली, अब यहां पर ये फ्यूचर में इन्फेक्टेड नहीं होगा, जबकि इसका कोई भी ऐसा कोई भी अब तक ऐसा सबूत नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा हो सकता हो, क्या इसके बारे में आप लोग बोल रहे हैं। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट प्रोवाइड कराना जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, जो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे, तो एक तरीके से इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग इसको ऐसा लेकर चल रहे हैं। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट देने का मतलब है कि वो पर्सन जो है खुलेआम घूमे कि भैया आप लोगों ने इम्यूनिटी पासपोर्ट दे दिया है, हमको बीमारी हो चुकी है, अब बीमारी नहीं होगी। तो ये गलत तरीका है इस तरीके से। तो एंटीबॉडी जो होती है वो एक तरीके से इम्यूनिटी पासपोर्ट देना, ये हो सकता है कि फिर से वो अगेन इन्फेक्टेड हो जाए, तो फिर आप लोग क्या करोगे। तो एक तरीके से आप लोग फिर से बीमारी को बुलावा दे रहे हो इस तरीके पासपोर्ट देगा। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट हालांकि वाइडली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, पर जहां पर भी इसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो उसको अपोज किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस तरीके से देखिए ये सही तरीका नहीं है, यहां पर ऐसा बोला गया है। क्योंकि देखिए अगर आज के में एंटीबॉडी फॉर्म हो भी जा रही है कोविड-19 के, पर लेकिन कितने लंबे समय तक वो चीजें टिकने वाली हैं, क्योंकि अब तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रॉपर वे में पता नहीं है, अननोन है बहुत सारी चीजें। जैसे कई सारे स्ट्रेन पास्ट में हुए हैं, जैसे MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये भी पास्ट में ऐसे यहां पर कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है। तो इम्यूनिटी डेवलप करना किसी पर्टिकुलर चीज के थ्रू, तो हो सकता है कि आगे चलकर कुछ नेचर चेंज हो जाए तो फिर से इन्फेक्टेड हो जाए यहां पर, क्योंकि वायरस अपना नेचर चेंज करता रहता है। तो इसके चलते ये ऐसी स्टेप आप लोग नहीं उठा सकते, ये गलत तरीका है, सामने वाले को फिर से आप लोग एक तरीके से इसकी चपेट में ढकेल रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और फिर से मैं वही बोलूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अपना ध्यान रखिए, बाकी जो भी कोई बोल रहा है वो चीजें सुनिए, पर लेकिन करिए वही जो जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है। आज का क्विज है आप लोगों के सामने। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर यहां पर जिनको अभी सीवीसी का ओथ दिलाई गई है, ये इनका नाम आप लोगों को बताना है और किसके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। सीवीसी जो है यहां पर, ये आज की डेट में आप लोगों को ये बताना है कि अगर यहां पर इनको हटाना है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, तो कौन रेफरेंस देगा यहां पर कि हाँ ये इंसान सही नहीं है, तो ये कौन बताएगा। कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था इनको अपॉइंट करने के लिए, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में, तो यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में डायरेक्ट किया गया किसके द्वारा कि जो इससे रिलेटेड जो वेस्टेज है उसको ढंग से हैंडल किया जाए, तो किसने ये बताया। नासा की जो स्पेस एजेंसी है हबल टेलीस्कोप, आप लोगों को बताना है किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो नासा के द्वारा किसके साथ में मिलकर डेवलप की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था यहां पर FRBM एक्ट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आप लोग बताइए ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है FRBM एक्ट का, ये कई बार आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, आज नहीं पढ़ाया पर लेकिन याद आप लोगों को होना चाहिए। रिसर्चर के बारे में बात की जा रही है IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर ये प्रकृति करके ये डेवलप किया गया है ताकि कोविड-19 केसेस को समझा जा सके। तो कहां कहां पर ये यहां पर ये पूरी कंट्री में देखेगा, ये इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। इम्यूनिटी पासपोर्ट के अगेंस्ट वॉन किसके द्वारा किया गया, अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ आप लोग सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। 2 दिन की बची है लास्ट, वही प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब पर कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर, लिंक सबके वीडियो के नीचे है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर यार। तब तक के लिए जय हिंद।